तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम प्योरिफिकेशन करने जा रहे हैं जीओसी का। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटीज एडेड हैं तो उनको कैसे अलग करते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं और आपने कुछ पहले से भी सुने हुए हैं, तो आपको बहुत आसान लगेगा। आज का लेक्चर थ्योरेटिकल लेक्चर है। बस आपने क्या करना है, कॉपी पेन उठा के अच्छे से हर एक चीज को लिखना है। इस लेक्चर को एक बार सुन लिया या कह लो 2 बार सुन लिया तो आपको दोबारा से इस टॉपिक को देखना नहीं पड़ेगा। सब क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, बड़े आराम से, एकदम चिल होके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन एक्चुअल में सर है क्या, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं और इंप्योरिटीज को सेपरेट करना ही प्योरिफिकेशन बोला जाता है। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कभी कभी हम लैब में निकालते हैं, कभी कभी नेचुरली होता है। भगवान की दया से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं। तो सर नेचुरली है या लैब में है उससे मतलब नहीं है, पर होना क्या चाहिए, प्योर होना चाहिए। और प्योर करने के लिए ही तो हम क्या करने वाले हैं, ये मेथड्स 5 के 5 मेथड्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताकि ये पता लग जाए कि इम्प्योर है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, उससे पहले अगर आपने कोई कंपाउंड प्योर निकाल लिया है, बेटा बात को समझिए। अगर मान लो कोई कंपाउंड है, आपने उसके ऊपर ये इनमें से कोई मेथड लगाया, डिपेंड अपॉन के वो कैसी सिचुएशन में है, उसमें जो गंदगी घुली हुई है वो किस सिचुएशन में घुली है, उसके आधार पे इनमें से कोई ना कोई मेथड लगता है। जैसे आपको कौन सी बीमारी है उस हिसाब से दवाई दी जाती है। तो ये 5 दवाइयां हैं, हम देखते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कौन सी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसको दवाई दे देते हैं, वो सही हो जाता है, वो प्योर हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने क्या कहा कि ये जो प्योर है, कैसे पता लगे कि जो आपने मेथड निकाल के प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला है वो एक्चुअल में प्योर है। तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। आई रिपीट, उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे आपके पास है इथेनॉल। इथेनॉल, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 90 डिग्री सेल्सियस। और मैं बोल रहा हूं कि हाँ जी मैंने आपको इनमें से कोई मेथड यूज करके प्योर इथेनॉल दे दिया है, तो आप बोलोगे सर फिर तो वो 90 पे बॉयल होना चाहिए। आप बॉयल करके उसको चेक करोगे, अगर वो 90 पे बॉयल हो गया, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये प्योर है। अगर वो 100 पे हो रहा है, नो सर अभी भी इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज हैं, क्योंकि ये अभी तक अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा नहीं है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, राइट। तो अगर हमें कभी भी चेक करना होगा कि इन मेथड्स को यूज करके प्योर चीज आ गई है या नहीं आई है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट से उसको मैच करके देख लेंगे। अगर प्योर हुआ तो अपने लिखे गए बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉयल हो जाएगा, अगर ना हुआ तो नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला मेथड है सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कोई सॉलिड कंपाउंड जो कि क्या हो, सॉलिड हो, वो सीधा किस में चला जाता है, गैस फेज में या वेपर फेज में चला जाता है। सॉलिड सीधा गैस या वेपर फेज में। इसके एग्जांपल्स नैफ्थलीन बॉल्स। सर ये नैफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, फरनैल की गोलियां। आपने देखा होगा मम्मा बेड में रखती हैं या कहीं पे भी, यहाँ पे भी फरनैल की गोलियां रखी जाती हैं। ऑडोनिल रखते हैं वॉशरूम के अंदर, वो ऐसे टिक्की सी होती है, वो भी गायब हो जाती है। मतलब वो सीधा सॉलिड से कहां जा रही है, गैस फॉर्म में जा रही है। ओके, तो सर ये मेथड सब्लिमेशन हमें कैसे हेल्प करने वाला है, पहले तो यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं। सर ये जो आप सब्लिमेशन की बात कर रहे हो, ये हमें कैसे हेल्प करने वाला है, बेटे बड़े ध्यान से सुनिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। सर हमें इस तरह हेल्प करने वाला है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या मिक्स हुई है, इंप्योरिटी मिक्स है उसके अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मिक्स है, इंप्योरिटी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में खासियत क्या है कि वो सब्लाइमेबल है, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है। अभी आपके हाथ में पाउडर है, पाउडर का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंप्योरिटी दोनों मिक्स हैं पाउडर की फॉर्म में, राइट। मतलब ये पाउडर आपने यहां पे रख लिया
और इसमें से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बड़ा जल्दी किस में बदल रहा है, वेपर फॉर्म में बदल रहा है। तो हम इसको खुला रख देंगे, बस थोड़ी देर में जब हमने खुला रखा तो ये धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, वेपर फॉर्म में। अब हमने इसको ऊपर से क्या करना है, कवर कर देना है, लाइक दैट। और यहां पे एक कंटेनर प्लेस कर देना है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। और यहां पे इसके ड्रॉप बाय ड्रॉप वेपर जो थे वो इधर आ जाएंगे। मतलब सर यहां से कौन ट्रेवल कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रेवल कर रहा है और इधर पहुंच गया। क्यों कर रहा है सर, सब्लिमेट है, सब्लाइमेबल है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है सर बड़े आराम से, ठीक है। तो इस कारण से पीछे हमारे पास क्या पड़ा रह जाएगा बेटा, यहां पे क्या पड़ा रह जाएगा, यहां पे पड़ा रह जाएगा इम्प्योरिटीज। इंप्योरिटीज यहां पे रह जाएंगी और सारे का सारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उधर पहुंच जाएगा, होगी सेपरेशन। क्या ही था इसमें, थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। सॉलिड गोज टू वेपर फेस, ओके, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ओके, समझ में आया। इट इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेट कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेट इंप्योरिटीज। जो इंप्योरिटी थी वो नॉन सब्लिमेट थी, उसमें से सब्लिमेट कंपाउंड को अलग कर लिया गया। बहुत ही सिंपल वे में इसको कर लिया जाता है, सबसे सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड क्रिस्टलेशन। क्रिस्टलेशन में क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो उसके साथ इंप्योरिटी है उन दोनों को किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। इंप्योर कंपाउंड कौन है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है और साथ में इंप्योरिटी है, इसको सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। अब सॉल्वेंट ज्यादातर ये किसको लेके आते हैं, वाटर को। अब ध्यान से मेरी बात समझना, कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक का बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये वाटर के साथ मिक्स होने के लिए एग्री नहीं होता। सर ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर होता है कार्बन, कार्बन के कंटेंट होते हैं इसके अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन तो होगा ही बेटा। और अगर ऐसा है तो ये वाटर में मिक्स होने से मना करता है, क्योंकि वाटर में कोई भी कार्बन का कंटेंट नहीं है। ये कहता है मैं अपनों से ही मिलता हूं, मैं सबसे नहीं मिलता हूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस चक्कर में पानी में इंप्योरिटी तो घुल जाती है पर ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे से नहीं घुलता। मतलब मैंने यहां पे लिखा है स्पैरिंगली सॉल्युबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम घुलता है और यहां पे क्या बना के बैठ जाता है, एक सॉल्यूशन बना लेता है। बात समझ में आई, बहुत ही बेकार सा सॉल्यूशन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो घुला नहीं है, हाँ इंप्योरिटीज उसमें अच्छे से घुल गई हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा घुला है। तो हमने क्या करा, इसको हीट करा। जब भी आप किसी चीज को हीट करोगे मतलब आप उसको जबरदस्ती घोलने की कोशिश कर रहे हो, तो हम घोल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने इसको हीट करा और हीट करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बेटा क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, ध्यान से सोच के बताना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले तो घुल नहीं रहा था, मान नहीं रहा था, कहता नो मैं वाटर के साथ मिक्स नहीं होना चाहता हूं, बट स्टिल उसने क्या किया, जब हीट करा उसने मिक्स होके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना उसको जब हमने थोड़ा सा ठंडा करा, वो कहता देखो मैं मिक्स क्यों हुआ था। ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहा है कि हीट के कारण मिक्स हुआ था, मैं हीट के कारण, ये जो आपने हीट दी थी, पर अब आप वापस क्या कर रहे हो, मुझे ठंडा कर रहे हो, कूल कर रहे हो। और अगर आप मुझे ठंडा कर रहे हो तो मैं अब अपने क्या बना रहा हूं, क्रिस्टल्स बना रहा हूं। पर इंप्योरिटी कहती मैं तो पहले भी घुल गई थी, अभी भी घुली रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपने जो कंटेनर में ये काम करोगे, जो आपको सॉल्यूशन अभी दिख रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें धीरे धीरे नीचे क्या बनने शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे बेटा। जब ये क्रिस्टल्स बनने शुरू हुए आपको समझ में आ गया कि ठंडे पने में तो वो बिल्कुल ही नहीं घुलेगा, गर्म करके तो फिर हम घोल लेते किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो ठंडा करने पे उसके क्रिस्टल बन गए। हमने क्या करा, ऊपर से पानी ऐसे, जैसे मम्मा चनों को जब धोते हैं घर में, चावल धोते हैं, चने धोते हैं, तो ऊपर से ऐसे करके पानी निकाल देते हैं, ऐसे करके हमने ऊपर से वो लिक्विड सा निकाल दिया, नीचे का मिल गए क्रिस्टल्स, कहानी खत्म। बड़ा सिंपल। दोबारा से, सर हमने क्या करा, इंप्योर लेके आए कंपाउंड, इंप्योर कंपाउंड को सॉल्वेंट में डाला। सॉल्वेंट ज्यादातर वाटर होता है, क्योंकि सॉल्वेंट को महासॉल्वेंट बोला जाता है, वाटर को महासॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो हम उसी को लेके आए। तो उसको हमने इसके साथ डिसॉल्व करा, सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन बना, अब ध्यान से मेरी बात सुनना पूरी ध्यान से। सॉल्यूशन जो बना है वो अच्छे से नहीं बना है, क्यों सर, स्पैरिंगली सॉल्युबल है, मना कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने जबरदस्ती कर दी, हीट कर दी, हीट करने पे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मतलब उसको जबरदस्ती घोल दिया। अब जब उसको ठंडा होने का मौका मिला, वो कहता हीट करा था तो घुला था, वैसे मैं नहीं घुल, मन नहीं है मेरा घुलने का,
तो अब इसने क्या करा, सेपरेशन करके क्रिस्टल्स मिल गए और हमने ऊपर वाला सॉल्यूशन अलग कर दिया। वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन की थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं। इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इंप्योरिटीज हैव डिफरेंस इन कंपाउंड सॉल्युबिलिटी देन द सेपरेशन विल टेक प्लेस। मतलब यहां पे इंप्योरिटी घुल जानी चाहिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं घुलना चाहिए, तब ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है सेपरेट करने के लिए, ठीक। और दूसरी बात, बट इफ द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज आर लेस, मतलब आपके दोनों चीजें ही घुल रही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है मैं भी घुलूंगा, इंप्योरिटीज कहती मैं भी घुलूंगी, तो ये तो भाई मसला ही अलग हो गया। देन वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को बार बार करना पड़ेगा। एक बार करने पे आप थोड़ा सा सेपरेट कर पाओगे, फिर दूसरी बार करने पे थोड़ा और कर पाओगे, 2-3 बार करके आप अपने कंपाउंड को सेपरेट कर लोगे, ठीक है। समटाइम्स व्हेन, अब क्या होता है जब आप हीट करोगे, जब आपने चीजों को बीच में घोला तो वहां पे कलर मिल जाता है हमें, और वो कलर तो एक नया ही किस्सा शुरू हो गया। हम तो जी सेपरेट करना चाहते हैं, आप कलर दिखा रहे हो। उस कलर के टॉपिक को बंद करने के लिए कि कलर हमें ना दिखे, कलर नहीं चाहिए, तो कलर नहीं चाहिए तो हम उसमें क्या डाल देंगे, चारकोल। चारकोल चारकोल क्या करेगा, उसके अंदर का कलर सारा खींच लेगा, ऐसे ऊपर को खींच लेगा। जब कलर पूरा खींचेगा तो हमारे पास फिर दोबारा से नॉर्मल कंडीशंस ही हो गई हैं, हम अपनी क्रिस्टलाइजेशन वाला स्टेप करा सकते हैं। तो मतलब समटाइम्स व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इंप्योरिटी हैव आर मिक्स्ड टू फॉर्म सॉल्यूशन, कलर विल अपीयर, एड चारकोल विच एब्जॉर्ब दी कलर। ये नोट्स हैं जो आप साथ साथ बनाते चले जाएं, चीजें आपको सारी समझ में आती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है, ये आपने जूनियर क्लासेस में समझा है, पर मैं फिर इसको डिटेल में समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। डिस्टिलेशन फॉर सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। अब सर सबसे पहले तो शब्द वॉलेटाइल का क्या मतलब है? वॉलेटाइल शब्द का क्या मतलब है? वो सब्सटेंस बहुत आसानी से जो किस में चला जाए, वेपर फेज में, जिसके वेपर्स बनते हो। वॉलेटाइल जैसे कि पेट्रोल, हम पेट्रोल को क्या बोलेंगे, ये वॉलेटाइल है। सर बड़े आराम से क्या बनाता है, वेपर्स बनाता है, इसको वॉलेटाइल बोलते हैं हम। तो इसमें दिक्कत क्या है, बड़ा आराम से समझ में आ रहा है ना। तो वॉलेटाइल कौन है बेटा, बोलिए वॉलेटाइल कौन है? जो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए, डन। नॉन वॉलेटाइल कौन? जो वेपर फेज में कन्वर्ट ना हो। तो हमने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन लिया, और एक और चीज मैं बता दूं, याद रखना ये पॉइंट तभी होगा, ये स्टेप हम तभी, ये मेथड से तभी सेपरेशन कर पाएंगे अगर डिफरेंस सही से नहीं लिखा, इफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम से कम 25 से लेके 30 तक होना चाहिए। बेटा बात को ध्यान से समझ लेना। मतलब मैंने मान लो A है मेरे पास और साथ में B है। A मान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है बेटा, और B क्या है, इम्प्योरिटीज, ठीक है। A ऑर्गेनिक कंपाउंड और B इम्प्योरिटीज। A का बॉइलिंग पॉइंट हम मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और B का बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 130 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मान लो। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, ओके। तो ये है 100 डिग्री सेल्सियस और ये है 130 डिग्री सेल्सियस। तो सर इनमें गैप कितना है बॉइलिंग पॉइंट में? 30 डिग्री सेल्सियस का। हाँ जी, तभी हम क्या लगा पाएंगे, डिस्टिलेशन से ये काम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट में अंतर दोनों के, किसके, दोनों के, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंप्योरिटी के अंदर अंतर ना हुआ 30 का, या 25 या 30 के आसपास का अंतर ना हुआ, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें फ्रैक्शनल के पास जाना पड़ेगा, वो नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो सॉल्यूशन था A और B, इसके अंदर अब हमारे पास क्या है, A है प्लस B है।
मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले हमारा टेम्परेचर हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, फिर हो रहा है हमारा 40, फिर हो रहा है 50, ये हो रहा है 60, फिर हो रहा है 70, ऐसे करके बढ़ रहा है। जैसे ही वो पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 पे पहुंचा, तो ए कहता जी हमारा तो आ गया स्टेशन, हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अब मैं किस में जा रहा हूं? वेपर फेज में। वो यहां पे क्या बनाना शुरू कर देता है? वेपर्स। और वेपर आगे जाके ये पाइप के थ्रू, ये पाइप है हमारे पास, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये पाइप के थ्रू यहां से इधर को वेपर जाने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहां पे एक होता है कंडेंसर। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कंडेंसर। ये क्या करता है सर? देखो, अब आपको ये पता है कंडेंसेशन क्या होती है? सर्दियों में जब हम वॉशरूम में नहाते हैं बेटा, तो जब गीजर की टैप खोलते हैं तो उसमें से बहुत सारे भाप निकल रही होती है। और आपने नोटिस किया होगा जब आप नहा के बाहर निकल रहे होते हो तो वॉशरूम के अंदर अगर कोई मिरर लगा है, वो पूरा धुंधला हो चुका है। उसके धुंधले होने के पीछे का कंसेप्ट क्या है? क्योंकि वो जो वेपर्स निकल रहे थे वो गर्म थे। गर्म पानी के जो भाप निकल रही थी वो बहुत गर्म थी, और आपके जो शीशा था वो बहुत ठंडा था। और उस ठंडे शीशे के ऊपर उन्होंने जाके शरण ले ली और फटाफट किस में बदल गए? लिक्विड में। तो कुल मिला के कहने का मतलब, आपका जो सरफेस थी जिसके ऊपर वो लगे वो ठंडी थी। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज किया। पाइप बहुत गर्म है क्योंकि गर्म गर्म स्टीम आ रही है इस तरफ से। अब उन्होंने यहां से, कंडेंसर का मतलब 2 ओपनिंग्स होती है, यहां से उन्होंने इस जगह से कोल्ड वाटर डालना शुरू कर दिया, ठंडा पानी। थोड़ी क्लियर कम होगी यहाँ पे पिक्चर, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ साथ साथ। कोल्ड वाटर यहाँ इस जगह से डालना शुरू करा, और ये क्या कर रहा है? इस पाइप की वॉल्स को ठंडा कर रहा है, स्टीम वाली। जैसे ही वॉल्स ठंडी हुई, वो जो स्टीम है वो किस में बदल रही है? स्टीम जो है हमारी, वो किस में बदल रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। स्टीम इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। अब लिक्विड के ड्रॉप 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 यहां पे गिर रहे हैं। सर ये ड्रॉप है किसके? सर ये किसके ड्रॉप गिर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ए के गिर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बॉयल वही हो रहा है। अब धीरे धीरे जब तक 130 पे पहुंचेगा, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है, 100 के बाद 120, फिर 130 पे पहुंचेगा ये, तब तक हम देखेंगे कि ए सारे का सारा इस तरफ आ चुका है। तो हमारे दोनों कंपाउंड सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेशन टेक्निक इसलिए यूज कर लेते हैं। तो समझ लेते हैं हमारे पास थ्योरी में क्या लिखा है। वॉलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड सेपरेट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, लिक्विड विद सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट में एक प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए, प्रॉपर वाला डिफरेंस। मतलब ऐसा नहीं कि सर 110 है और दूसरा 120 है। बेटा 10 का ही फर्क, बस 10 का, इतने में कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप हीट को। और जब तक ये वेपर बना रहा होगा, ये साथ ही में बनाने लग जाएगा, फिर दूसरी तरफ दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ओ बाप रे, ये क्या ही काम करा हमने। समझ रहे हैं? तो इस मेथड से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान में रखना, बॉइलिंग पॉइंट जो है उनमें डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक बात समझ में आई? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर सर बॉइलिंग पॉइंट में अंतर ना मिले, कोई ऐसा ए या बी है, मतलब हमारे पास जो ए है और जो बी है, अभी अभी मैंने बताया, उसमें से ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो ए का है वो 100 डिग्री सेल्सियस है सर, और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 110 डिग्री सेल्सियस है मान लो, और इन दोनों में जो गैप है वो 10 का ही है। तो इस केस में हम क्या करें? इस केस में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस कम होता है तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। यूज टू सेपरेट द टू लिक्विड्स विद लेस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है। वेपर ऑफ सच लिक्विड्स आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। इन लिक्विड्स के जो वेपर्स हैं वो साथ की साथ बनते चले जाते हैं, साइमल्टेनियसली बनते हैं, राइट? तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं विद डायग्राम। तो सर ये बीकर फ्लास्क है, इसके अंदर हमने क्या ले लिया? ए ले लिया और साथ में बी है, और हमें पता है कि ए का 100 पे बॉइलिंग होता है और बी का 110 पे होता है। तो जैसे ही अब मैंने यहां पे ये जो ऊपर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम।
इसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इसमें एक तरह की ऑब्स्टेकल लगाई जाती है। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट। इसके अंदर ऑब्स्टेकल लगाई जाती है, वेपर के रास्ते में रुकावट जानबूझ के लगाई जाती है। ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूं। चलो, हमने नीचे से गर्म करना स्टार्ट करा। जैसे ही हमने गर्म करना स्टार्ट करा, सबसे पहले स्टेशन किसका आएगा? ए का। मतलब ए का कौन सा टेम्परेचर आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और ए वेपर बनाने, हल्के हल्के वेपर बनाने स्टार्ट कर रहा है। तो हल्के वेपर्स को ये ऑब्स्टेकल पास होने नहीं देता। ये जो अभी मैंने बताया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहता है नहीं पास होने दूंगा, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। ओके, तो अब टेम्परेचर पहुंचा 115 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ेगा। अब सर क्या हो रहा है कि ए के वेपर्स नॉर्मल नहीं है, ए के जो वेपर्स हैं वो बहुत ज्यादा घातक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वेपर्स हो गए इसके, समझो। तो उनकी पावर, नीचे से वेपर प्रेशर इतना तेज है, इतना तेज जोर से प्रेशर लग रहा है कि इस ऑब्स्टेकल को पार करके वो इधर से इधर जाना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे भी वो कंडेंसर लगा हुआ है बेटा, ध्यान से समझना। ये भी क्या लगा हुआ है? कंडेंसर। और कंडेंसर फिर दोबारा से क्या कर रहा है? यहां से जो वेपर स्टीम आ रही है उसको ठंडा कर करके इधर पहुंचा रहा है, पर सारी स्टीम नहीं आ रही है। यहां से अभी 115 पे ए ही पहुंच पा रहा है, बी का तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। चलो, अब टेम्परेचर कहां पहुंचा? 120 डिग्री सेल्सियस पे। बड़े ध्यान से बात समझते रहना। अब सर 120 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मैंने थोड़ा डेटा अलग ले लिया। यहां पे 105 डिग्री सेल्सियस जो हमने केस लिया उसके अकॉर्डिंग लेना था ना, मुझे 120 लगा। ओके, तो यहां पे आ गया 110 डिग्री सेल्सियस। 110 डिग्री सेल्सियस में ए जो है वो पूरे अपने जोरों से क्या लगा रहा है? वेपर्स, पूरे जोरों से। और बी तो अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत मिठे मिठे वेपर्स है अभी इसके। और ए तो कह लो कि अपनी पूरी चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। तो इस तरफ इकट्ठा क्या होता चला जा रहा है? ए। और अभी स्टार्टिंग किसकी है? बी की। तो बी को किसने रोक दिया? बी के लिए दो केसेस बने। क्या? एक तो सर ये जो रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, ये मुझे पार होने नहीं दे रहा। बी हमें कह रहा है कि मुझे ये पार होने नहीं दे रहा है। और दूसरा, ऊपर से ए के वेपर्स इतने ज्यादा हैं कि वो भी मुझे नीचे को धक्का मार रहे हैं। ए के वेपर्स बहुत ज्यादा बन रहे, घने बन रहे, तो वो भी नीचे को धक्का मार रहे हैं और ऑब्स्टेकल भी नहीं जाने दे रहा। तो बी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बी कह रहा है अब जब आप जाएंगे 115 डिग्री सेल्सियस पर, तब मेरे थोड़े से अच्छे वेपर्स होंगे, तब तक मैक्सिमम ए यहां पे आ चुका होगा। बेटा मेरी ध्यान से बात सुनना, इस मेथड से हमें ये चीज प्योर मिल जाए इसकी कोई पूरी गारंटी नहीं है, एक ही बार में नहीं मिलेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि 95% ए होगा और 5% बी होगा, इंप्योरिटी होगी 5% होगी। मैक्सिमम हमारे पास क्या आ गया? ए। फिर क्या करो? इसको खाली करो, खाली करके इसको फिर दोबारा से रख दो। अब तो सर है ही सारा ए है। ए होने के कारण 100 डिग्री सेल्सियस से जब 105 पे जाओगे तो यहां वेपरों की झमाड़ लग जाएगी, झमाझम वेपर इस तरफ जा रहे हैं। और जब इतने ज्यादा वेपर जा रहे हैं तो अब आपके पास जो यहां पे प्योरिटी मिलेगी वो 99% की मिल जाएगी। बस इतना ही प्योर हो सकता है, भगवान तो नीचे नहीं आएगा। इससे ज्यादा प्योरिटी तो कैसी मिले? होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। राइट? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। बोलो, बात समझ में आई आपको? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें यह चीज समझ में आई कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जो रुकावट डाल के हमारी प्योरिटी को बहुत अच्छे से करवा देता है। और यहां पे जो ये आउटलेट दिए हुए हैं वाटर का, ये कंडेंसर होता है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस डायग्राम के अंदर मेन चीजें क्या है, वो अगर आपको पता होंगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब आप कहेंगे सर जो चीज अपने टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाए वो ही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे बोलेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में सही से नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है वो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है, मान लीजिए मिल्क है। आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा घर पे कि जब मम्मा कभी कभी बोल दें कि बेटा दूध उबाल दो 2 मिनट पास खड़े होके, तो आप देखो कि हम पास खड़े हैं, बहुत अटेंटिवली अपनी जॉब निभा रहे हैं कि हम दूध को उबालना है तो दूध उबल ना जाए, क्योंकि गालियां बहुत पड़ेंगी फिर।
तो दूध उबल ना जाए हमारा, उसके पास पूरे ध्यान से खड़े हैं। तो हुआ क्या कि जैसे ही एक मिनट के लिए हमने कोई रील मतलब सामने ध्यान आया तो उस तरफ ध्यान गया तो दूध उबल के बाहर। ओ भाई मैं 5-10 मिनट से खड़ा हूं तेरे पास, थोड़ा सा इशारा तो दे कि मैं उबलने वाला हूं। हमने 2 मिनट इधर देखा और दूध उबल के बाहर। सर ये इतना इंस्टेंटेनियस कैसे होता है, इतना तेज कैसे होता है? इसी के अंदर छुपा है बॉइलिंग पॉइंट का मेन रहस्य। बेटा क्या होता है कि हमारे जो अर्थ है इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। किसकी लेयर है बेटा? एटमॉस्फेयर की। और एटमॉस्फेयर किससे बना है? ऑक्सीजन होगा, उसमें नाइट्रोजन होगा, उसमें हीलियम है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे करके बहुत सारी गैसेस हैं। और इन सभी गैसेस के मासेस होते हैं। आपने बड़ी बार इनके मासेस निकाले हैं, तो मासेस तो इनके हैं, इनके सर क्या है? मासेस हैं। और आपको पता है हर एक चीज जिसमें मास है अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। जैसे ये पेन है, इसमें है मास, तो अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। ये छोड़ रहा हूं तो ये नीचे को गिर रहा है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि सर ये जो सारे के सारे एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं ये नीचे को खींच रही हैं ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी के कारण जब ये नीचे को खींचती हैं तो यहां पे क्या लगाती हैं? प्रेशर। हमारे ऊपर ऊपर से प्रेशर लगा रही हैं, अभी भी लगा रही हैं, हर समय लगाती हैं। और जिस कारण से हम देखते हैं हमारे आसपास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऐसे कहीं ऊपर अगर आप जहाज जहूज में कहीं और बहुत ऊपर चले जाओ तो वहां ऑक्सीजन की कमी आती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारी नीचे बैठी है, क्योंकि उन सबको कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है। ओके, तो अब बेटा क्या है, यहाँ पे प्रेशर एक क्रिएट हो रहा है हम लोगों के ऊपर, और हमारे साथ साथ जो सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे भरे हैं उनमें भी। और उस प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डन। सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा होता है इसको यूनिट दिया गया 1 atm के 1 atm का प्रेशर यहां पे लग रहा होता है। ओके ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये दूध को गर्म करना स्टार्ट करा, ये दूध के हल्के हल्के वेपर बनने स्टार्ट हुए। और दूध तो पहले ही मिनट में बोल रहा था मैं बॉयल हो जाऊं, मैं बाहर आ जाऊं। ये ऊपर से एटमॉस्फेयर कह रहा है चुप करके बैठा रहे, मेरा प्रेशर कितना है? 1 atm। और तू तो अभी छोटा सा बच्चा है, तेरा तो नीचे से ऊपर की तरफ कुछ भी प्रेशर नहीं है, तो मैं तुझे दबा के रखूंगा नीचे को। तो दूध को उबलने की अनुमति नहीं मिली। किसके द्वारा? एटमॉस्फेयर के द्वारा। ओके, तो हमने नीचे से आग जला के जारी रखा। अभी धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसके वेपर्स भी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आया जब इसके वेपर्स इतने ज्यादा डेंस हो गए, इतने ज्यादा तगड़े तरीके से बन रहे हैं कि अब इसके वेपर्स का जो नीचे से प्रेशर है वो भी 1 atm हो गया। मतलब जो ऊपर से जोर लग रहा है और जो नीचे से लग रहा है वो बराबर हो गया। अब दूध कह रहा है अब तू नहीं बोलेगा, अब मैं जाऊंगा ऊपर को। तो एकदम जैसे ही 1 atm दूध अटेन करता है, एकदम से उबल के बाहर। वो ही रील वाला, जब आप रील देख रहे थे उसी समय इसने 1 atm अचीव कर लिया था। तो ये उस टाइम उबल के बाहर आ जाता है। जैसे ही बाहर आया, आप फटाफट से थर्मामीटर डाल के देखो, जो टेम्परेचर आप अब रिकॉर्ड करोगे इसी टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सर अगर दूध मेरा 110 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल ठीक बोला। तो सर अब अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दूं तो दूध जल्दी उबलने लग जाएगा। बिल्कुल ठीक बोला, बॉइलिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा। मेरे हिसाब से तो 50 डिग्री सेल्सियस पे भी उबल सकता है दूध, पर उबलेगा कब? जब आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहां से कम कर दो। कुछ भी करो चाहे, ये देखा गया है कभी आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं, ऊपर के एरियाज में अगर आप चले जाओ, जैसे कि शिमला और ये ऊपर की बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे जाके अगर आप बैठे तो वहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ही कम होता है। और एयर का प्रेशर कम होने के कारण वहाँ पे बहुत ही आराम से चीज़ें बॉयल होती हैं। मतलब हमारे कंपैरेटिवली उनका 10-15 का बॉइलिंग पॉइंट का फर्क रहता ही रहता है। ड्यू टू, अब वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा थोड़ी कम रहती है, तो वो कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया।
बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का होता है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये टॉपिक मैंने आपको क्यों समझाया है? अगले वाली चीज के लिए। सर कुछ चीजें होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि हमारे पास इतनी आग नहीं है, इतनी एनर्जी हम नहीं फूंक सकते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो उस केस में हम क्या करें? सेपरेट लिक्विड ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब हम यहां पे बात कर रहे हैं उन लिक्विड्स के बारे में जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। To reduce boiling point of the compound, we have to reduce the external pressure. वो कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटाओ भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटाओ, बॉइलिंग पॉइंट तो अपने आप गिर जाएगा। हमने कहा ठीक है। हमने एक कंटेनर फिर से ले लिया और कंटेनर लेके नीचे आग जला ली। आग जलाने के बाद यहां पे एक पाइप लगी है जिसको हम बोलेंगे वैक्यूम। कलर नहीं दिख रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो हमने क्या ली? वैक्यूम। यहां से मतलब वो जो वैक्यूम डाला हुआ है और हर जगह रेड कलर के आपको कॉक्स दिख रहे होंगे। ये इसलिए कहीं से भी हवा अंदर ना चली जाए। और यहां पे भी उन्होंने स्पेशल तौर पे ये जो लगाया हुआ है इसको भी बोलते हैं वैक्यूम पंप, ताकि अंदर से हवा निकालते रहे। हवा बाहर क्यों निकालनी है? और यहां पे लगाया हुआ उन्होंने मैनोमीटर। ये किस चीज के लिए लगाया सर? ये चेक करने के लिए कि हमने कितनी हवा बाहर निकाल दी है, क्या हमने इसके अंदर से हवा को खत्म करा, क्योंकि हवा ही तो है सारी प्रॉब्लम की जड़। ये बॉइलिंग पॉइंट में समझा है ऊपर वाली, अगर इसको हटा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, हमें कम आग लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा? जगह जगह पे वैक्यूम करके अंदर से बाहर क्या निकाल दी? एयर को आउट कर दिया। अगर एयर आउट है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेटे वो बहुत ही कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बॉइलिंग बहुत जल्दी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। बहुत ही सिंपल। मेन मोटिव इसका क्या है कि सर जो बॉयल हो ही नहीं सकते, हमारी पहुंच से बाहर हैं, उनको बॉयल कैसे करवाओ? एटमॉस्फेयर हटा दो, बॉयल मिनटों में होने स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, स्टीम डिस्टिलेशन। जो अभी अभी डिस्टिलेशन आपने पढ़ी है उसको गर्म करके आप कर रहे थे, बस इसको कैसे करना है? स्टीम डिस्टिलेशन करना है। मतलब यहां पे पहले पानी ले लो, पानी के अंदर से स्टीम बनेगी। आपको पता है पानी का सबसे गर्म रूप कौन सा होता है? स्टीम होती है। तो वो कहते हैं जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है वो किससे गर्म होना चाहता है? स्टीम से। तो हमने पहले यहां से स्टीम बना के इधर लेके गए और इसको स्टीम दी, ये गर्म हो रहा है। बहुत बार क्या होता है, ये जो होता है ना स्टीम से अच्छे से होता नहीं है, तो नीचे आग लगा के रखते हैं हम कि अगर थोड़ा सा और हीट चाहिए तो नीचे से आग लगा के भी रखिए। स्टीम तो आ ही रही है, स्टीम हीट कर रही है, स्टीम से स्टीम ही बन रहा है और स्टीम बन के इधर को जा रही है। ये कंडेंसर है। फिर दोबारा से जो पहले मैं बता चुका हूँ वही है, बस गर्म करने का जो मेथड है वो इस तरह से हो रहा है। क्या आपको सब कुछ दिख रहा है? एक बार चेक कर ले, साफ दिख रहा है? ठीक है। तो जब हमने इस चीज को समझ लिया तो आगे देख रहे हैं नेक्स्ट। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When an organic compound is present in an aqueous solution, it is separated by shaking it with an organic solvent, in which it is more soluble than in water. पहले क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक एक कंपाउंड है जो कि एक्वस लेयर के साथ है। मतलब आप ये जो नीचे वाली ब्लू लेयर देख रहे हैं ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर, इसीलिए उसको एक्वस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। पर सर आपने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो मिक्स तो नहीं हो रहा है। फिर हमने ऊपर ये येलो कलर की लेयर क्या है, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया है। अब सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने से क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है इसमें तो मैं घुल जाऊंगा, पर इसमें नहीं घुल पा रहा हूं, वाटर में अच्छे से नहीं घुल पा रहा हूं। तो हमने कहा ओके देन फिर हमने ऊपर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने डाल दिया ईथर। ठीक है बेटा, जैसे ईथर डाला और हमने इसको पकड़ के अच्छे से हिला दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया।
जैसे ही हमने इसको अच्छे से मिक्स करा, अब क्या हुआ, जैसे ही शेक करा, शेक करने पे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में मिक्स हो गया है, ईथर में, अपनों से जाके मिल गया है, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या बच गया है, वाटर, ठीक है बेटे। अब क्या हुआ, आपने टूटी खोल देनी है, टूटी खोल के नीचे की तरफ क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ईथर, राइट। और अब सर प्योर तो नहीं हुआ, हमारा मेथड, हमारा टारगेट था ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर करना, पर आपने तो उसको किस में मिक्स कर दिया, ईथर में मिक्स कर दिया, तो ये तो आपने प्रॉब्लम बढ़ा दी, उल्टा लग रहा है जैसे कि। नहीं, प्रॉब्लम नहीं बढ़ाई, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। मैंने क्या किया, अब ईथर जानबूझ के क्यों लिया था, ईथर होता है वॉलेटाइल, अपने आप वेपर फेज में बदलने वाला। ऊपर से ये वाला ढक्कन खोल दो तो यहां से ईथर धीरे धीरे उड़ जाएगा, और पीछे आपके पास क्या बचा रह जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बड़ा ही सिंपल, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, बहुत सिंपल मेथड। बात समझ में आ गई आपको? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। इसी के ऊपर एक ना एक तो सवाल पक्का आएगा, बड़े ध्यान से समझना। अब जरा कुर्सी की पेटी अच्छे से बांध लें, ठीक है, बड़ा सिंपल है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये कलर कंपाउंड्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि क्रोमा का मतलब क्या है, वर्ड बता रहा है कलर के बारे में। तो ये कलर के बारे में हमें डिस्कशन करवाता है, तो उसी चीज के बारे में हम बार बार बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम कलर को ही सेपरेट करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। ओके सर, क्रोमेटोग्राफी के दो पार्ट्स होते हैं, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का क्या मतलब है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का मतलब है स्टेशनरी फेज। दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है स्टेशनरी फेस, एक होता है मोबाइल फेस। आई थिंक शायद मैंने इसको आगे डिस्कस करा है। ओके, आगे है। स्टेशनरी फेस मतलब होता है जो चीज अपनी जगह से नहीं हिलेगी, और अगर आपका स्टेशनरी फेस सॉलिड है तो एड्सॉर्प्शन होगी। सर शब्द एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज तो आप बता रहे हो आगे, एडसॉर्प्शन का क्या मतलब है, एडसॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने पानी की 2 बूंदें डाल दी, क्या ये सरफेस पानी की बूंदों को अंदर खींच लेगी, क्या पानी की बूंदें अंदर चली जाएंगी, नो। मैं ऐसे करके हाथ साफ कर दूंगा तो पानी की बूंदें खत्म हो गई, मतलब वो पानी की बूंदें सिर्फ इसकी सरफेस के कांटेक्ट में थी, अंदर नहीं गई थी। इसके उल्टा अगर वो 2 पानी की बूंदें अगर मैं अपनी शर्ट के ऊपर डालूं तो ये वो जो पानी की बूंदें इसके अंदर चली जाएंगी, और जब इसके अंदर चली जाएंगी तो उसको ऐसे करके मैं हटा नहीं सकता हूं। तो जब पानी की बूंदें या कोई भी लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में ही आए, अंदर ना जाए, उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। कांटेक्ट विद सरफेस ओनली। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो, कार पे पानी फेंक दो, कार के अंदर थोड़ी पानी जाएगा, ऊपर कपड़ा मार दो, कार साफ हो जाएगी उल्टा, और आपका पानी सारा निकल जाएगा, क्योंकि कार पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। वो किसका कॉन्सेप्ट लगाती है, एड्सॉर्प्शन का। इसका उल्टा होता है एब्जॉर्प्शन, जो पानी अंदर चला जाता है। ओके, तो सर अगर स्टेशनरी फेस जो है वो सॉलिड हुआ तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अगर लिक्विड हुआ तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही सिंपल, इसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी होता क्या, थ्योरेटिकली पूरी बात इसकी समझेंगे। क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। अगर हमें प्योरिटी चेक करनी हो तो इसके लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है। Mixture of substance is applied to stationary phase and placed into a solvent which is mobile in phase. कोई ऐसी सॉल्वेंट में डाल के उसको करा जाता है जो मोबाइल फेज में हो। सर स्टेशनरी फेज क्या है, जो अपनी जगह से ना हिले उसको स्टेशनरी बोलते हैं,
और जो अपनी जगह से हिल हिल के ऊपर की तरफ मूव हो जाए उसको मोबाइल फेज बोलते हैं। जैसे कि द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस आर अप्लाइड ऑन टू द स्टेशनरी फेस, इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड। मोबाइल फेस मतलब जो अपनी स्टेशनरी फेस के ऊपर चढ़ रहा है उसको स्टेशनरी फेस बोल रहे हैं, और जो ऊपर चढ़ रहा है हिल रहा है अपनी जगह से। द कांस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब मूव होना, माइग्रेट एट डिफरेंट रेट्स थ्रू स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस के ऊपर अलग अलग लेवल्स पे जा रहा है। इट कैन बी लिक्विड और गैस, ये लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो सकता है। सॉलिड तो ऑब्वियसली ऊपर नहीं चढ़ेगा, सॉलिड किसी चीज के ऊपर कैसे चढ़ जाएगा, या तो लिक्विड चढ़ता है या गैस चढ़ती है, सिंपल, क्योंकि मूवेबल होते हैं, राइट। तो इस चीज को हम समझने के लिए चलते हैं हमारे डायग्राम के ऊपर। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप होती है और इसके ऊपर हम सिलिका जेल लगाते हैं। सिलिका जेल हमारी क्या बन जाती है, एड्सॉर्बेंट, मतलब इसके ऊपर चीजें चढ़ेंगी। जब आप इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, सिलिका जेल। अब आप लाएंगे, जैसे मान लो मैं दो कलर ले लेता हूं कि आपके पास एक इंक है, मान लो ये इंक है और इंक किन का मिक्सचर है, रेड एंड ब्लू कलर का मिक्सचर है। इंक के अंदर दो रंग हैं, कौन से, लाल और नीला। आपने क्या करा, इस इंक के ड्रॉप को इसके ऊपर ला के रख दिया। अब आपको पता है, मैंने बताया एड्सॉर्प्शन का मतलब बस ऊपर रखा जाएगा, समझ गए। और जैसे पानी है, पानी मोबाइल के ऊपर रखेंगे या टेबल के ऊपर पानी डालेंगे तो ऐसे करके हटा भी सकते हैं, पानी मूव हो सकता है उसके ऊपर। अगर शर्ट के ऊपर पानी डाल देंगे तो पानी मूव नहीं हो सकता, अंदर चला गया, समझ रहे हैं। अब सिलिका जेल जो थी उसके ऊपर पानी, ये जो ड्रॉप मैंने डाला ये मूव हो सकता है। मैंने इसको एक सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, एक सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, और सॉल्वेंट क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर को चढ़ रहा है सिलिका जेल के ऊपर। उसको बोलते हैं कैपिलरी मोशन। सर ऊपर को कैसे चढ़ रहा है और कैपिलरी मोशन का क्या मतलब हुआ, ये ध्यान से समझना। कभी आपने घर पे जोत जलाई है, जोत में आप क्या करते हैं, इतना ऑयल डालते हैं और ये मान लो वो बत्ती है, ठीक है, आप इतना ऑयल डालते हैं और इसके ऊपर ऐसे करके आग जल रही होती है। पर आप देखिए कि ऑयल ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जब थोड़ा सा ऑयल भी रह जाता है फिर भी जोत जल रही है, मतलब ऊपर तक ऑयल जा रहा है। ऑयल कैसे ऊपर तक जा रहा है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वो जो ऑयल कैसे जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन नीचे है, तेल ज्यादा नीचे है, ऊपर कम है तो ऊपर की तरफ मूवर है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कैपिलरी मोशन। फिजिक्स का टॉपिक है, उसको अभी हम पूरे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। तो जैसे सॉल्वेंट मैंने डाला, सॉल्वेंट नीचे कम ज्यादा है, ऊपर कम है, तो सॉल्वेंट ऊपर को मूव हो रहा है। अब क्या हुआ, ये रेड और ब्लू कलर में से एक, दोनों में से एक कोई सॉल्वेंट में ज्यादा घुल रहा है और एक कम घुल रहा है। जो सॉल्वेंट में ज्यादा घुल रहा है, सॉल्वेंट जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है वो भी ऊपर ऊपर जाएगा। मान लो कि लाल रंग जो है, लाल रंग वो उस सॉल्वेंट में ज्यादा घुल रहा है, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है लाल रंग भी यहां तक पहुंच गया। ब्लू कलर कम घुला था तो ब्लू यहीं रह गया, ब्लू कलर यहीं रह गया। तो इससे हमें दोनों अलग अलग दिखने स्टार्ट हो गए। अच्छा, इसमें लाल था, इसमें नीला था, पता लग गया, सेपरेट हो गए। या तो मैंने कलर से दिखा दिया, ये दिख नहीं रहे होते। दो कलर अगर आप मिक्स कर दोगे तो वो दिख नहीं रहे होते, राइट। तो उसको अलग अलग दिखाना शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ कलर। तो एड्सॉर्प्शन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, और इसमें आपको प्लेट पे क्या क्या लगाना होता है, या तो सिलिका जेल या एल्यूमिना, इन दोनों में से कोई एक हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम एक कॉलम लेते हैं, जैसे आपको कॉलम दिख रहा है, इसमें हम नीचे स्टेशनरी फेस, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम एब्जॉर्बेंट पैक्ड इनटू द ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर हमने पहले स्टेशनरी फेस मतलब एक कोई लिक्विड डाल दिया जो कि अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा।
हो सकता है कोई गाढ़ी चीज डाल दो, कोई जेल डाल दो, कुछ डाल दो, ताकि वो अपनी जगह से हिले ना, जस्ट नीचे एक बेस देना हमें, ठीक है। उसके ऊपर हमने वो चीज डाल दी, ये ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है, यही है मिक्सचर ऑफ कलर, यही है वो कलर का मिक्सचर है ये, ठीक है जी। मिक्सचर ऑफ कलर यही है, तो मिक्सचर ऑफ कलर भी दिख गया। अब इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, हमारा सॉल्वेंट, जो कि है मोबाइल। मोबाइल का मतलब ये हिलेगा अपनी जगह से, ये हिलेगा, ठीक है। कौन नहीं हिलता, ये नीचे वाला, ये कौन है, स्टेशनरी फेज। सर आपने बताया था स्टेशनरी अपनी जगह से नहीं हिलता। जैसे ही आपने इसमें सॉल्वेंट डाला बेटे, अब क्या होगा, सॉल्वेंट इस मिक्सचर के साथ मिक्स होने लगा है। ये जो मिक्सचर डाला आपने ग्रीन कलर का, इसके साथ मिक्स हो रहा है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के साथ जो चीज ज्यादा मिक्सचर किसका बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कह लो दो कलर्स हैं, कलर ए प्लस कलर बी। अब ए और बी में से जो ज्यादा घुल रहा है वो उतना नीचे आएगा, मतलब नीचे नीचे को मूव हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, कलर चेंज करना पड़ेगा, ऐसे 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 मूव हो रहा है नीचे को सॉल्वेंट, ये वाला। और जो इसमें ज्यादा घुल रहा है वो नीचे नीचे को नीचे नीचे को नीचे नीचे को मूव हो रहा है। तो आफ्टर ऑल ये सॉल्वेंट ऊपर से यहां तक पहुंच गया, ये देखो, ठीक। और यहां पे जब वो पहुंचा तो हमने बारी बारी टैप खोल खोल के वो चीज सबसे पहले, वो कलर सबसे पहले निकलेगा जो इसमें सबसे ज्यादा घुला। इसके अंदर जो कलर सबसे ज्यादा घुला वो धीरे धीरे उसके साथ साथ ही नीचे आ जाएगा, और जो कम घुला वो ऊपर ही रह जाएगा। सिंपल मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में कुछ भी नहीं करना होता, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ओवर अ थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट कोटेड ऑन अ ग्लास प्लेट। एक ग्लास की प्लेट लेनी है ऐसे करके, और इसके ऊपर बस एक कोट चढ़ा देना है किसी चीज का, जिस कारण से ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना हो। और जो कलर पार्टिकल्स हैं उसको रख दिया, और हमने फिर दोबारा से उसको नीचे उसी सॉल्वेंट में डाल दिया, सब में मिक्स ही सेम चीज हो रही है। तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और कलर्स आपको दिखाने शुरू कर रहा है ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, क्योंकि वो जो जो चीज उसमें अच्छे से घुलेगी वो ज्यादा दिख रही है, जो नहीं घुलेगी वो कम दिख रही है, इस तरह करके। तो ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। इसमें एक पॉइंट होता है कि इसमें हम आयोडीन यूज करते हैं। सर पिछले वालों से अलग क्यों है, इसमें कारण ये है कि इसमें ना बहुत ही लाइट स्पॉट्स आते हैं, लाइट डॉट्स होते हैं इसमें। इसमें डॉट्स कौन सी होती है, बहुत ही लाइट कलर की होती हैं। सर वो दिखती नहीं है अच्छे से, पिछले वाले दिख रहे थे, ये वाली अच्छे से दिखती नहीं है। तो अगर वो अच्छे से नहीं दिखती है, इसका फिर सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला, इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला, आयोडीन डाल दिया। आयोडीन डालने से ये ऐसे धन 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 चमक रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके कलर ब्राइटनेस की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। तो जब कलर अपनी तरफ से ब्राइट होकर दिख रहे हैं, उसके लिए हमने आयोडीन डाला, इस कारण से ये मेथड बाकियों से अलग हो जाता है। बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर ये जो ऊपर गए डॉट्स में डिफरेंस आए, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए कि कौन ज्यादा सॉल्वेंट सॉल्युबल है। सर जो ज्यादा घुला होगा वो उतना ही ऊपर गया होगा, जो कम घुला होगा वो नीचे रह गया होगा। तो उस चीज को समझने के लिए हमने मेथड यूज करा दिस वन। इस ट्रिप में हमारे पास दो चीजें, बहुत ही सिंपल फैक्टर है, रिटार्डेशन फैक्टर बोला जाता है। ये किस चीज के लिए निकाला जाता है कि आपका सॉल्वेंट कहां तक पहुंचा है और जो कलर है वो कहां तक गया उसके साथ साथ। जैसे मेरा मान लो सॉल्वेंट भी यहीं पे था, तो ये सॉल्वेंट है, यहां से लेके यहां तक कौन है, सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा। अब सॉल्वेंट यहां से, ये देखो ये कलर है, कलर यहां से लेके ऊपर की तरफ सॉल्वेंट के साथ गया यहां तक, यहां से यहां तक गया, तो ये हुआ डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट स्पॉट। और नीचे से सॉल्वेंट पहुंच गया ऊपर तक, ये पहुंचा कलर, एक्स कौन है, कलर की डिस्टेंस, और वाई कौन है, सॉल्वेंट का डिस्टेंस। एक्स कौन है, कलर का डिस्टेंस, वाई कौन है, सॉल्वेंट का डिस्टेंस। ये दोनों अलग अलग तरीके से चढ़ रहे थे। तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या हुआ, डिस्टेंस मूव्ड बाय मिक्स्ड कंपाउंड फ्रॉम बेसलाइन एक्स एंड डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन वाई। मतलब वाई से कितना, किसकी बात कर रहे हो, मिक्सचर की, ये यहां से यहां तक गया, तो इस डिफरेंस को हम वाई बोल रहे हैं,
ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक गया सॉल्वेंट। इस मिक्सचर को क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई के रेशियो। बड़ा ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस इसकी इसी मेथड को हम क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर या आरएफ फैक्टर। बस ये कितना ट्रेवल कर रहे हैं जमीन से लेके, देखो ध्यान से, जमीन से लेके उस डॉट तक, पॉइंट को बोलेंगे एक्स, तो उस डॉट से लेके सॉल्वेंट तक उसको बोलेंगे वाई। बड़ा सिंपल, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर को यूज करते हैं। और पेपर क्या है, पेपर अगर इसमें पानी डालोगे तो पेपर तो एब्जॉर्ब करेगा ना, पेपर है बेटा। तो पेपर ने पानी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करने के बाद अब इसके ऊपर फिर से वही मेथड कराया जा रहा है। वो इसमें क्या होता है, पानी पहले से होने के कारण यहां डॉट्स दिखने की बजाय एक लाइन दिखती है, ऐसे रंग बिरंगी लाइन, जैसे तिरंगी लाइन नहीं होती, रेनबो टाइप, उस तरह की लाइन दिखनी स्टार्ट हो जाती है। और उस लाइन को देख के ये बताते हैं कि कौन सा कलर ऊपर दिख रहा है। जैसे कि रेनबो में भी हमें रेड कलर ऊपर दिख रहा होता है, वो ऐसे करके, तो वो वाला कलर जो ऊपर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल है, जो कलर नीचे दिख रहा होता है वो लेस सॉल्युबल है। बस इतना सही काम है इसमें, और कुछ भी नहीं। तो बहुत ही सिंपल मेथड से ये पूरा काम हो जाता है। तो ये हमारी प्योरिफिकेशन थी, बहुत ही सिंपल। इसको आपने एक बार और सुनना हो तो सुन लीजिए, तो इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिफिकेशन कवर हो जाता है। ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने इसमें मास्टरी नहीं करनी है, समझ गए, और ना ही ये किसी और चैप्टर में यूज होती है, कहीं नहीं होती, ना +2 के ऑर्गेनिक में कहीं यूज नहीं होती है। आपको करने हैं जेई नीट लेवल के क्वेश्चंस, डू देम, प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन आपसे बनना अब स्टार्ट हो जाएगा प्योरिफिकेशन के रिलेटेड। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।